काशी में चर्चा विकास से लेकर के पर्यटन तक इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। आज वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। बैठक में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, एमपी के सीएम मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय शामिल रहे। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर राज्यों के आपसी समन्वय पर मंथन हुआ है। बैठक में सामाजिक विकास, परिवहन सीमा विवाद, कानून व्यवस्था, पर्यावरण और अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में उन मुद्दों पर भी चर्चा होगी जो बिना केंद्र की सहायता के मुद्दे हैं, जो राज्य सुलझा नहीं सकते। इनमें राज्य की संपत्ति, पानी विवाद या फिर सीमा विवाद से जुड़े मामले भी शामिल हैं। इसके अलावा सामाजिक विकास, पर्यावरण, कानून व्यवस्था समेत कई अन्य मुद्दों पर भी बातचीत हुई। इसके साथ ही बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के लिए दलित और महिला प्लान पर काम करना शुरू किया। इसके लिए मंडलीय कार्य समिति में 50% अनुसूचित जाति वर्ग, महिलाओं और ओबीसी को मंडल के संगठन में जगह देने की योजना भी बनाई गई है। तो क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक हुई है। अलग अलग मुद्दे जिस पर चर्चा हुई, राज्यों के बीच सीमा विवाद, परिवहन सीमा विवाद, बिजली पानी बंटवारा, कानून व्यवस्था, सड़क सुरक्षा, सामाजिक विकास, बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या मुसलमान, नेपाल से घुसपैठ, पॉक्सो, महिला अपराध, कानून व्यवस्था, नदियों को जोड़ना, पर्यावरण और वन, कृषि और खनन, धार्मिक जो पर्यटन है, ये तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर के चिंतन मंथन हुआ है। बैठक में उन मुद्दों पर भी चर्चा होगी जो बिना केंद्र की सहायता के मुद्दे हैं, जैसे कि राज्य सुलझा जिसे नहीं सकते। इनमें राज्य की संपत्ति है, पानी विवाद या फिर सीमा विवाद से जुड़े मामले भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा सामाजिक विकास, पर्यावरण, कानून व्यवस्था, ये तमाम मुद्दे थे जिसे यहाँ पर इस परिषद की बैठक में डिस्कस किया गया है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति राघव न्यूज रूम से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, जाहिर तौर पर ये अलग अलग मुद्दे हैं जिसमें समन्वय बनाने की कोशिश हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और इन तमाम राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है। किस तरीके से समन्वय बैठाया जाए, कैसे बात आगे बढ़े और क्या कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं जो इनके माध्यम से लॉन्च हो सकते हैं? ये बैठक तो बेहद खास थी। आप देखिए कि इसमें तमाम जो योगी आदित्यनाथ 2027 चुनाव और आप जो चेहरे देखेंगे, मोहन यादव का देखेंगे या फिर पुष्कर धामी का देखेंगे, इस आपने तमाम मुद्दे बताए कि किसके चलते जो तमाम समन्वय हैं, चाहे नदियों के पानी का जिक्र कर लें, चाहे उन तमाम बातों का जिक्र कर लें, उसको लेकर यानी कि सरकार किस तरीके से आगे बढ़े और जो मुख्यमंत्री हैं वो कैसे बेस्ट रिजल्ट्स दे पाएँ। जब बात डबल इंजन की सरकार की होती है तो किस तरीके से बेहतर रिजल्ट उन राज्यों को मिल सके और केंद्र की योजनाओं का पूरा असर राज्य की जनता को मिल सके और उसमें जो समन्वय है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, उसको बिठाने के लिए। और फिर ऐसे बहुत क्षेत्रीय जो ये परिषद की बैठक हुई उसमें क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर, जो जैसे महिला और बच्चों के खिलाफ आप दिखा रही हैं कि मामले को लेकर भी, तो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें, पानी की बात कर लें, ज़मीन की बात कर लें, कृषि की बात कर लें। इसके अलावा जो जैसे उत्तराखंड ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश तेज़ होती है, तो किस तरीके के, तो A to Z तमाम उन मुद्दों पर, जो क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। ये बैठक बहुत सार्थक होती है जब बात होती है कि क्षेत्रीय ज़मीनी मसले क्या हैं और उनको केंद्र खुद, जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने इसको सुलझाया और उन तमाम बातों पर चर्चा की गई। इसको दूसरे लिहाज से भी देखें, क्योंकि आपने एक मुद्दे का जिक्र किया यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के चुनाव 2027 बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ 2029 भी उससे जोड़ के देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक चुनावी मोड में रहती है। तो ये जो सब भी बैठक हैं, क्षेत्रीय जो बैठक होती हैं, ये सरकार के बेहतर कामकाज समन्वय के लिए तो होती ही हैं, आपस में राज्यों के समन्वय के लिए तो होती ही हैं। जो बहुत सारे ग्लिचेस होते हैं ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर होते हैं, ये सब सुलझाने के लिए तो होती हैं। जब केंद्र के बड़े मंत्री ये आदेश दे देते हैं कि इन मसलों को जल्द से जल्द निपटारा हो और राज्य की जनता को उसकी राहत दी जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक मैसेज दिया जाता है। देखिए, आप जहां पर ये बैठक हुई वहां पर एक मैसेज गया कि 2027 में 2027 के जो उत्तर प्रदेश के चुनाव है उसका आगाज कहीं ना कहीं इसको मान सकते हैं। फिर आपने एक पीडीए और महिला की भागीदारी का जिक्र किया, मंडलीय कार्य समिति। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है। लगता भले ही संगठन में भागीदारी का है, लेकिन इसका सीधा जो डायरेक्टली जो इफेक्ट होगा वो है चुनाव इफेक्ट होंगे, विपक्ष की पीडीए की रणनीति इफेक्ट होगी। लेकिन फिलहाल आप
आपका सवाल इस बैठक को लेकर था, इस बैठक में किस तरीके से आपसी समन्वय, बेहतर रिजल्ट और डबल इंजन सरकार का जो फ्रूट होना चाहिए, जो जनता को मिलना चाहिए, उसके समन्वय को लेकर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी। अदिति, हमने एक चीज जो कुछ अलग हुआ है बीजेपी में, वो इन दिनों ये है कि जो आपस के राज्य हैं उनको साथ जोड़ करके बीजेपी चलती है। और हमने ये भी देखा कि जब भी किसी भी राज्य का चुनाव होता है तो फिर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी चुनाव प्रचार करवाया जाता है। जाहिर तौर पर ये जो परिषद की बैठक गृहमंत्री अमित शाह ले रहे हैं, ये न केवल इन राज्यों में जो खुशहाली है या फिर जो काम है वो करवाएगी, बल्कि आपस में जो गठजोड़ होगा इन राज्यों का, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए, दो बातें आप समझिए। पहला, आपने कहा, जैसे हमने कहा कि भले ही संगठन में नियुक्तियां हो रही हैं सामाजिक समीकरण के लिहाज से, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मंडलीय समिति में एससी, ओबीसी महिलाओं को, तो ये सामाजिक समीकरण हुआ ना, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट होगा विपक्ष के पीडीए की रणनीति का काट है ये, और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट चुनाव में होगा। वैसे ही जब ये आपस में पड़ोसी राज्यों की जब इस तरह की बैठक होती है, मुख्यमंत्री आते हैं, तो एक तो ये होता है कि कई बार ऐसे क्लैशेस होते हैं कि दोनों ही एक ही पार्टी के या फिर एक ही पार्टी के दो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपस में ब्यूरोक्रेटिक और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे चीज़ें सुलझ नहीं पाती। तो जब सीनियर मंत्री जाते हैं केंद्र के, तो वो चीज़ें सॉल्व होती हैं। दूसरी बड़ी बात है जातीय समीकरण। आप देखिए, मोहन यादव एक बहुत बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। फिर उत्तराखंड, आज भी बहुत सारे उत्तराखंडी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो फिर आप देखेंगे कि मोहन यादव हो, भजन लाल शर्मा हो, पुष्कर सिंह धामी हो, उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे उन इलाकों में जहां पर जिस बेल्ट में उनके चुनाव का इम्पैक्ट होगा, और वो ये बताएंगे कि हमने किस तरीके से उत्तर प्रदेश के साथ साझा किया, विकास का काम किया, और हम दोनों, क्योंकि डबल इंजन की सरकार और हम एक ही पार्टी के थे, तो किस तरीके से हमने विकास का काम किया। तो अपने अपने यादव जो बेल्ट है, आप देखिए अखिलेश यादव के साथ सामने लड़ना है आपको, तो आपके पास इसलिए मोहन यादव का चेहरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक वैसे ही बहुत सारे पहाड़ी अभी भी उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, रहते हैं, वोटर हैं। तो ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है, और अंततः ये विकास की बात कर ले, डेवलपमेंट की बात कर ले, बैठकों की बात कर ले, अंततः भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य है विकास, और दूसरा किसी भी कीमत पे हर चुनाव में जीत हासिल करना, और इन्हीं को हैंड इन हैंड ले जाकर आगे बढ़ाने का यही उद्देश्य है जो ये बैठक है, कि समन्वय हो, विकास हो, और साथ में विकास के नाम पर हम वोट मांग सकें। अब चाहे मोहन यादव उत्तर प्रदेश में मांगने जाएंगे और पुष्कर सिंह धामी में जाएंगे, अपने अपने बेल्ट में मांगेंगे, तो ये एक समन्वय है हर चीज का। ठीक वैसे ही जैसे हम मंडलीय समिति का जिक्र करते हैं कि कैसे सामाजिक समीकरण के भागीदारी के साथ साथ हम विपक्ष के पीडीए को, उस पूरे मैकेनिज्म को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दो बहुत अहम मुद्दे होते हैं अदिति किसी भी चुनाव में, वो है दलित और महिलाएं। दोनों को ही बीजेपी किस तरीके से इस परिषद की मीटिंग के बाद साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि आने वाले वक्त में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश पे सबसे ज़्यादा नज़र रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में रिजल्ट सामने आए, उसके बाद जो उपचुनाव हुए उसमें समीकरण बदल गए, लेकिन ओवरऑल समीकरण बदलना विधानसभा चुनाव में बहुत ज़रूरी है बीजेपी के लिए। तो क्या कुछ अहम मुद्दे हैं या फिर क्या कुछ कार्य योजना है जिसको लेकर चर्चा हुई? विपक्ष के लिए पीडीए वो शब्द और वो समीकरण है जो उसको सत्ता के अंदर या सत्ता के बाहर करता है, और यही पीडीए है जिसने इस तरह का माहौल बन गया था, दो लड़कों की जोड़ी। और आप देखें कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश 2024 में उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छी रंगत नहीं ला पाया था भारतीय जनता पार्टी, और महाराष्ट्र में भी। और वजह क्या थी? पीडीए। वजह थी कि एससी वोट बैंक या ओबीसी वोट बैंक को डरा दिया गया था, जैसा आप हम बात करते हैं संविधान को बदलने की, आरक्षण, तमाम तरीके की बातें। तो भारतीय जनता पार्टी पीडीए के उस बात को चख चुकी है, क्योंकि 240 पे रह गई थी। तो शिखाई समझने की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी वो भूली नहीं है। उस 240 के बाद महाराष्ट्र में ज़बरदस्त जीत हासिल करी और उस पूरे समीकरण को पलट कर रख दिया। कैसे? अब बात करते हैं पिछड़ा और महिला। आप जिक्र कर रहे हैं ना, पिछड़ा यानी कि एससी वर्ग बात कर लें, ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग का जिक्र कर लें, तो भारतीय जनता पार्टी ने माइक्रो मैनेजमेंट चालू करा। भले ही ऊपर दिख रहा था कटोगे तो बटोगे, लेकिन इंटरनली एससी वोट बैंक को साधा और किस तरीके से नतीजे बदले। और दूसरा, महिला।
पूरी की पूरी महाराष्ट्र में महिला ने एक तरफा वोट किया बीजेपी को। फिर हम आते हैं और ये बात हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, हरियाणा का जिक्र कर लें, महिलाओं ने एक तरफा वोट किया और एससी समीकरण को बीजेपी ने अंडर द कार्पेट साधा। दिल्ली पर आइए, महिलाओं ने एक तरफा वोट किया और झुग्गी झोपड़ी एससी समीकरण को पूरी तरीके से साधा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब चाहती है कि वो जो एक बार त्रुप का इक्का चल चुके हैं पीडीए का, संविधान का, वो दोबारा न चल पाए। तो अब बिहार भी बहुत महत्वपूर्ण है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित, ये सब वोट बैंक बिहार के चुनाव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो ये पहली बार होगा जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के में बदलाव किया है और ये नियम लगाए हैं कि आपको महिला और पिछड़े को भागीदारी बनाना होगा। और जब मंडल स्तरीय बात करते हैं तो उसमें 1918 मंडल हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी, हर एक मंडल में 60 सदस्य हैं, 15 पदाधिकारी हैं और 45 सदस्य होंगे और उसमें 50% आपको एससी और महिलाएं रखनी होंगी, ओबीसी रखने होंगे वहां उस मंडल के डेंसिटी के हिसाब से कि ओबीसी ज्यादा है एससी। तो आप देखिए कि नियम बनाया गया है कि संगठन में भागीदारी महिला और पिछड़े की होगी ही होगी। इससे क्या होगा? इससे सीधा सीधा सामाजिक समीकरण बैठेगा, इससे सीधा सीधा आप ज़्यादा लोगों के को अपने साथ जोड़ पाएंगे। उस वर्ग के जो अखिलेश यादव का वोट बैंक है या उनका झुकाव दूसरे बीजेपी की उलट तरफ है, जब आप संगठन में शामिल होंगे, आप अपने मंडल स्तर पे फैसला करने लायक होंगे, आप उस जो मंडलीय वर्किंग कमेटी, कार्य समिति जब बनेगी उसमें आप बता पाएंगे कि टिकट इसको देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जब आपकी अथॉरिटी आएगी तो जाहिर तौर पे आप अपने जुड़े हुए परिवारों को, अपने जो लोग हैं उनको कह सकेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करो, हमारी भागीदारी है। तो उसी सामाजिक समीकरण की भागीदारी संगठन में लाकर सीधा सीधे सत्ता की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और ये काम आज हो रहा है। कब के लिए? 2027 के लिए। हम खड़े हैं 2025 में। आप देखिए 2 साल का एक्सटेंसिव संगठन का वर्क होगा जिसमें हम हर मंडल के पिछड़े और दलित और एससी समाज से, दलित समाज से और महिलाओं से जब जुड़ जाएंगे तो 2 साल बाद के नतीजे क्या होंगे? फिर ये 2027 तक नहीं है, ये तैयारी 2029 की है और 2029 में देश के चुनाव है। तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग और पीडीए को करारा जवाब देने की प्लानिंग। अब विपक्ष के पास बचेगा क्या? पिछड़ा, दलित, ये भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी महाराष्ट्र में कर चुकी है, दिल्ली में कर चुकी है, हरियाणा में कर चुकी है, उत्तर प्रदेश में कर रही है, बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा है, चिराग पासवान सब हैं। और अब तीसरी बात है अल्पसंख्यक बचेंगे। तो अब केवल और केवल विपक्ष के पास, चाहे राहुल हो चाहे अखिलेश हो, अल्पसंख्यक का कार्ड रहेगा, जिसमें आप देखिए कि कुछ वर्गों के साथ भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी वक्फ के लिहाज से संपर्क में है कि कैसे आपको वक्फ के जो अवैध संपत्ति है वो वापस लौटाई जाए, आपका कैसे उद्धार हो, महिलाओं का हो, बच्चों का हो। तो वो टारगेट कर ही रही है। लेकिन अब जिस पिछड़े कार्ड के साथ, दलित कार्ड के साथ विपक्ष खेल रहा था वो उससे छीन लिया गया। तो जाहिर है देखिए एक तरीके से रणनीति बनाने का काम हो रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में जब अलग अलग राज्यों में चुनाव होंगे और खासतौर पर बिहार में चुनाव, तो एक तरीके की मैसेजिंग है जो बीजेपी देने की इस मीटिंग के जरिए कोशिश कर रही है। अदिति, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के